हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट की मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग या हाउ दे आर प्रिपेयरिंग देयर फूड, उस मेथड के अकॉर्डिंग दे आर क्लासिफाइंग द ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो हम अब बेसिक कैटेगरीज में एनिमल्स को बांट रहे हैं और कैसे बांट रहे हैं, किसको बांट रहे हैं, वो हम आज देखने वाले हैं। तो क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स हैं हु आर प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड। तो ओन फूड जो अपना प्रिपेयर करेंगे, खुद जो अपना फूड खुद बनाते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, ऑटो मीन्स सेल्फ, ठीक है, और ट्रॉफ मीन्स होता है न्यूट्रिशन। जो अपना फूड खुद बनाते हैं उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। अब फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऑटोट्रॉफ्स को भी हम दो में डिवाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन दैट व्हाट दे आर यूजिंग टू मेक देयर फूड या व्हाट दे आर यूजिंग टू प्रिपेयर देयर फूड। ठीक है, तो फर्स्ट हम यहाँ ये लेने वाले हैं कि पहला इसका टाइप है कीमो ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, कीमो ऑटोट्रॉफ्स है ना। तो कीमो ऑटोट्रॉफ्स क्या हैं? कीमो ऑटोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिज्म है हु आर यूजिंग केमिकल एनर्जी टू मेक देयर फूड। ठीक है, तो यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? केमिकल एनर्जी। ठीक है, सो दे आर यूजिंग केमिकल एनर्जी टू मेक द कार्बोहाइड्रेट्स एंड टू मेक द फूड, और इसको हम बोल सकते हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं। ठीक है, सेकेंड है कीमो ऑटोट्रॉफ्स के अलावा है फोटो ऑटोट्रॉफ्स। नाम से पता चल रहा है बेटा अपन लोगों को कि फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। ठीक है, और ऑटो मीन्स सेल्फ और ट्रॉफ्स मीन्स न्यूट्रिशन। ठीक है, जो सेल्फ न्यूट्रिशन खुद बना रहे हैं, मतलब अपना फूड खुद बना रहे हैं, लेकिन हेल्प कहाँ है? वहाँ लाइट की। तो वहाँ लाइट की मतलब सनलाइट की हेल्प दे आर टेकिंग। तो सनलाइट की हेल्प से अगर फूड बन रहा है तो उस प्रोसेस को या उस ऑर्गेनिज्म को अपन बोलते हैं फोटोऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, या फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यहाँ कीमो ऑटोट्रॉफ्स व्हेन दे आर यूटिलाइजिंग केमिकल एनर्जी टू मेक देयर फूड, तो उन ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ्स एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज कीमो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो एग्जाम्पल अगर अपन लेना चाहें इसके, तो एग्जाम्पल में हम यहाँ लेंगे सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, दूसरा है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ठीक है, और बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं जो केमिकल एनर्जी यूज़ करते हैं जस्ट टू मेक देयर फूड। आयरन ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, ये सब इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, लेकिन यहाँ जो फोटोऑटोट्रॉफ्स के एग्जाम्पल है वो है ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स क्यों? क्योंकि उनके अंदर होता है एक मेन कंटेंट क्लोरोफिल, और वो क्लोरोफिल की हेल्प से अपना फूड खुद बनाते हैं CO2 और वाटर लेके। ये तो मेन चार ऑब्जेक्ट हो गए, CO2, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। ये 4 रॉ मटेरियल्स वी कैन से। रॉ मटेरियल मेन तो ये दोनों ही हैं, बट दीज 4 प्रोडक्ट्स वी नीड टू मेक द प्रोसेस कंप्लीट। तो उस प्रोसेस को जिसके थ्रू अपना फूड खुद बनाएंगे, हम उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ये आपका हो गया अबाउट द ऑटोट्रॉफ्स एंड व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट हम देख रहे हैं इसके बाद में सेकंड ऑर्गेनिज्म की जो क्लासिफिकेशन है, सेकंड कैटेगरी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स जो है वो है हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रो मीन्स दे आर नॉट मेकिंग देयर ओन फूड, दे आर नॉट मेकिंग देयर फूड, दे आर डिपेंडिंग ऑन द अदर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, वो जो छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं जो फूड ले चुके हैं ग्रीन प्लांट से, उन ऑर्गेनिजम्स के ऊपर दे आर डिपेंडिंग ऑन। सो हेट्रोट्रॉफ्स को हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट इज सैप्रोफाइट। ठीक है, सो मीन्स फ्रॉम whom दे आर टेकिंग द फूड, डिपेंडिंग ऑन दैट कैटेगरी हम उसको डिवाइड कर रहे हैं। सेकेंड है पैरासाइट्स। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन और पैरासिटिक न्यूट्रिशन। एंड द थर्ड वन इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब इनका मीनिंग समझते हैं पहले, फिर नेक्स्ट कैटेगरी देखेंगे हेट्रोट्रॉफिक को और हम कैसे डिवाइड कर रहे हैं। तो सैप्रोफाइट मीन्स दे आर डिपेंडिंग ऑन द डेड ऑर्गेनिजम्स फॉर द फूड। ठीक है, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नहीं फूड के फॉर्म में लेते हैं, हमेशा डेड को लेंगे। ठीक है, तो करेंगे क्या? डेड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फीड करेंगे, कुछ केमिकल सिक्रेट करते हैं, उन केमिकल्स को अपन बोलते हैं एंजाइम्स। ठीक है, और एंजाइम बेसिकली या एग्जाम्पल जैसे अपन काउंट करते हैं फंगस और कुछ बैक्टीरिया। तो फंगस जो एंजाइम सिक्रेट करता है, उस एंजाइम का नाम हम दे देंगे जाइमेज। ठीक है, फंक्शन क्या है इसका? डेड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ये सिक्रेट करते हैं और ब्रेकडाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू द सिंपल मॉलिक्यूल्स आउटसाइड द फंगस बॉडी हो जाएगा। फंगस ओनली एब्जॉर्ब्स द न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, वो एब्जॉर्प्शन का काम होगा। तो हम कह सकते हैं कि डेड ऑर्गेनिजम्स से वो अपना न्यूट्रिशन सक कर रहा है, हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे इसके लिए। तो एंजाइम का नाम पूछ लेते हैं कभी कभी आपसे, और एग्जांपल पूछ लेते हैं सैप्रोफाइट्स के। ठीक है, सेकंड कैटेगरी में अपन आते हैं पैरासाइट्स। पैरासाइट का मतलब होता है दे आर टेकिंग द फूड और द न्यूट्रिशन फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यहाँ डेड नहीं है, यहाँ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, अब ऑर्गेनिज्म जब लिविंग है तो हम 2 ऑर्गेनिज्म हो गए, एक जो उसके ऊपर डिपेंडेंट है, एक वो जिसके ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है,
तो लिविंग ऑर्गेनिज्म हु इज़ टेकिंग फूड या टेकिंग न्यूट्रिशन, उसको हम बोलते हैं पैरासाइट, ठीक है। बट फ्रॉम whom दे आर टेकिंग, उसको हम बोलते हैं होस्ट। मतलब किसके ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे अपने घर पे कोई गेस्ट आता है ना, अपन को बोलते हैं, अपन होस्ट होते हैं, वो हमारे घर पे गेस्ट आया है, तो यहाँ गेस्ट क्योंकि नुकसान करने वाला है, उससे न्यूट्रिशन लेने वाला है, तो उस गेस्ट को हमने बोल दिया पैरासाइट, और हमारी बॉडी हो गई होस्ट। तो डिपेंडिंग ऑन दैट कहाँ पे वो लोकेटेड है, उसके अकॉर्डिंग अपन पैरासाइट्स को 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं। द फर्स्ट इज़ एक्टो पैरासाइट। एक्टो मीन्स जो बाहर रह रहे हैं, मतलब हमारी बॉडी के आउटसाइड एरिया में रह रहे हैं, जैसे हमारे स्कैल्प पे, हमारी बॉडी के ऊपर, यहाँ रह सकते हैं, बाहर बॉडी के ऊपर, ठीक है। तो वो कहलाते हैं एक्टो पैरासाइट। जैसे एग्जाम्पल क्या होता है, टिक्स, एनिमल्स की जैसे बॉडी पे होती है ना, गाय भैंस अपन ने देखा होगा ना, जो बर्ड्स वगैरह बैठ के उनके बॉडी से टिक्स खाती रहती हैं। अपनी बॉडी में देखें तो लाइस, लीचेस जो अपनी बॉडी से ब्लड सक करती है, लाइस सर में जुएँ हो जाती है, ठीक है। वो सेकेंड पार्ट है इसका एंडो पैरासाइट। पार्ट मीन्स सेकेंड टाइप जो है, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन, वो होता है एंडो। एंडो का मतलब अपन सबको पता है इनसाइड। तो इफ़ द पैरासाइट्स आर लिविंग इनसाइड द बॉडी एंड देन दे आर टेकिंग द न्यूट्रिशन, देन वी आर कॉलिंग देम एंडो पैरासाइट्स, ठीक है। एग्जाम्पल, अपनी बॉडी में बहुत सारे एंडो पैरासाइट्स हैं, है ना। अपने इंटेस्टाइन में बहुत सारे छोटे छोटे से एंडो पैरासाइट्स रहते हैं जो न्यूट्रिशन ले रहे हैं, ठीक है। टीनिया, टोलियम लिवर फ्लूक जिसको अपन बोलते हैं। इसके अलावा प्लाज्मोडियम, ठीक है, ये भी एग्जाम्पल है पैरासाइट का। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हमें उसको लर्न भी करने होते हैं, 1 मार्क में पूछ भी लेते हैं वो अपन से। द लास्ट कैटेगरी इज़ होलोजोइक। होलो का मीन होता है फुल, ठीक है। तो मतलब क्या है, जोइक मीन्स न्यूट्रिशन। तो ये हमारा फुल मोड ऑफ न्यूट्रिशन है कुल मिला के, कि हम फूड इनटेक कर रहे हैं, ठीक है। फूड इनटेक करने के साथ हम उसको डाइजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स हम उसको डाइजेस्ट करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स टू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, बिकॉज हमारी बॉडी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, ठीक है। तो डाइजेस्ट करने के बाद में एसिमिलेशन है, एब्जॉर्प्शन है, ठीक है। तो फिर होगा एब्जॉर्प्शन, फिर है एसिमिलेशन, देन है एक्सक्रीशन, ठीक है। मीन्स हमने इनटेक किया तो फर्स्ट हमारा स्टेप हो जाता है इंजेशन, फिर डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन, फिर एक्सक्रीशन। तो इफ़ द ऑर्गेनिज्म इज हैविंग दीज 5 स्टेप्स, तो हम उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसको बोलेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो ऐसा नहीं है कि होलोजोइक न्यूट्रिशन केवल लार्ज एनिमल्स में होता है या ह्यूमन बीइंग में ही होता है, ये अमीबा में भी है, ठीक है। और लार्ज टू लार्ज ये ह्यूमन बीइंग का भी सेम मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो ये हमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो भी पढ़ने हैं डिटेल में इस चैप्टर में, वो ये है, ठीक है। तो ये था हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स को हम डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस टाइप से बांट सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है हेटेरोट्रॉफ्स का, डिपेंडिंग ऑन दैट whom दे आर डिपेंडिंग ऑन फूड फॉर फूड, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। इसमें हम इसको डिवाइड करते हैं 3 कैटेगरीज में, डिपेंडिंग ऑन दैट कि व्हाट दे आर ईटिंग और whom दे आर डिपेंडिंग फॉर द फूड। हर्बीवोर, हर्ब का मतलब होता है प्लांट्स। तो सम एनिमल्स हु आर डायरेक्टली ईटिंग द प्लांट्स दे आर कॉल्ड द हर्बीवोर्स, ठीक है। जैसे डियर, काऊ, बफेलोस, ये फ्लैश नहीं खाते हैं तो इनको अपन हर्बीवोर्स बोलते हैं। कार्निवोर्स, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स को, ठीक है। तो फ्लैश ईटिंग जो एनिमल्स हैं वो कार्निवोर्स हैं। इसके हिसाब से इनकी बॉडी अलग तरीके से डिज़ाइंड होती है सो दैट दे कैन ईट द फ्लैश एंड डाइजेस्ट द फ्लैश। तो दीज एनिमल्स आर हैविंग द शार्प नेल्स, पॉज, ये सब शार्प होते हैं, टीथ बहुत शार्प होते हैं, जस्ट टू ईट द एंड टीयर द फ्लैश एंड ऑल। तो उसके अकॉर्डिंग उनकी बॉडी डिज़ाइंड होती है। तो कार्निवोर्स फ्लैश ईटिंग एनिमल्स हैं, डिपेंडिंग ऑन, छोटे एनिमल्स को डायरेक्टली खा लेते हैं या फिर डिपेंडिंग ऑन द मूड, कैसा उनको फूड मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग, उनकी फूड हैबिट्स के अकॉर्डिंग अलग अलग फूड ले लेते हैं, ठीक है। तो ये फ्लैश ईटिंग एनिमल्स हैं जिनको हम कार्निवोर बोलते हैं। थर्ड कैटेगरी इज़ बोथ दे कैन टेक, मतलब जो मिल गया वो खा लिया, कुल मिला के अपन यूँ कह सकते हैं, ठीक है। दे आर डिपेंडिंग फॉर द फूड ऑल्सो, ठीक है। इफ फूड इज़ नॉट, फूड मीन्स प्लांट्स ऑल्सो, इफ़ प्लांट्स आर नॉट अवेलेबल दे कैन ईट द फ्लैश ऑल्सो, या फिर बाई चॉइस वो कुछ भी खा लेते हैं, ठीक है। तो हम उसको बोलते हैं ऑमनिवोर्स, क्लियर। तो ये एक क्लासिफिकेशन है हेटेरोट्रॉफ्स का, डिपेंडिंग ऑन दैट फूड हैबिट्स, ठीक है, क्या वो खा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। प्लांट्स कैसे अपना फूड बनाते हैं या प्लांट्स कैसे अपना रेडी करते हैं जस्ट टू हैव फूड, जिससे वो अपना जो भी लाइफ है वो अपनी कंप्लीट कर सकें, ग्रोथ एटसेट्रा है वो सब कर सकें। तो यहाँ हम जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं अब वो हमारा है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है, फूड बनता कैसे है और उसको वो यूटिलाइज़ कैसे करते हैं और कहाँ
जो रिमेनिंग है उसको वो कहाँ स्टोर और किस फॉर्म में स्टोर करते हैं। सो फर्स्ट जो प्रोसेस है न्यूट्रिशन का या प्लांट्स के अंदर सबसे पहले फूड बनाने का, दैट प्रोसेस इज़ नोन एज फोटोसिंथेसिस। ठीक है, वो मैंने आपको अभी बताया था। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स जस्ट टू फॉर्म, जस्ट टू प्रिपेयर। तो लाइट की हेल्प से इफ़ दे आर मेकिंग देयर फूड ऑन, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। और जहाँ बेसिक रिक्वायरमेंट है वो बेसिक रिक्वायरमेंट है CO2 एंड वाटर। तो ये बेसिक प्रोडक्ट्स, बेसिक रिएक्टेंट्स हैं जो रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। ठीक है, और बना देंगे अपना ग्लूकोज या C6H12O6। तो यहाँ हमें 6 मॉलिक्यूल चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड के, 12 मॉलिक्यूल चाहिए वाटर के। तो अपने पास बन जाता है ग्लूकोज प्लस 6H2O प्लस ऑक्सीजन प्लस एनर्जी हमें मिल जाती है जो हमारे बॉडी फंक्शंस को करने में काम आ जाती है। ठीक है, तो अब ये ग्लूकोज जो है वो हमारा एक बेसिक मेन सबस्ट्रेट होगा बाय ऑन विच द ऑक्सीजन विल रिएक्ट व्हेन इन द रेस्पिरेशन प्रोसेस। ठीक है, तो ये हम उसको सबस्ट्रेट बोलते हैं फॉर ऑल द केमिकल रिएक्शंस। अब सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट कौन करेगा? अपने पास बॉडी में जो केमिकल्स होते हैं, ठीक है, विच आर वर्किंग एज अ बायो कैटलिस्ट। ठीक है, जो बायो कैटलिस्ट की तरह काम करेंगे। कैटलिस्ट होता है जो रिएक्शन को स्टार्ट करे, उसको फास्ट करे, कंप्लीट करवाए काम को। दीज केमिकल्स आर नोन एज एंजाइम्स। ठीक है, ये आपसे 1 मार्क क्वेश्चन में ही पूछ लेते हैं वाटर एंजाइम्स या वाटर बायो कैटलिस्ट। तो हम यहाँ डेफिनेशन लिख सकते हैं जो रिएक्शन को स्लो या फास्ट करने में हमारी हेल्प करे, बट उसके ऊपर खुद के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो खुद एज इट इज़ रहता है। रिएक्शन के अंदर ना तो एंजाइम ब्रेक डाउन होते हैं ना बनते हैं। ठीक है, जो हमारी बॉडी में है, जिस रिएक्शन में नहीं बनेंगे, बाकी अलग तरीके से फॉर्म होते हैं। जिस भी ग्लैंड से वो सिक्रीट हो रहे हैं वो तो सिक्रीट होते ही हैं। ठीक है, वो अलग प्रोसेस है, वो हम डिटेल में बाद में लेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, उसमें थोड़ा बहुत आएगा डिटेल में वो। ठीक है, तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो ये आपकी हो गई फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन जो आपसे 1 मार्क में पूछ ली जाती है। तो बैलेंस रिएक्शन लिखना बहुत ज़रूरी है बेटा, है ना। तो बैलेंस रिएक्शन आपको फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन जहाँ एनसीईआरटी में दे रखी है, उस पेज के जस्ट नीचे, उस रिएक्शन के जस्ट नीचे अपने पास 3 स्टेप्स दिए हुए हैं, स्टेप्स इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस। वो तीनों स्टेप आपको ऑर्डर में लर्न करने हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। ठीक है, तो अपना सबसे पहला काम क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। ठीक है, वो क्लोरोफिल करता है उस काम को, क्योंकि क्लोरोफिल उसके लिए स्पेशलाइज्ड है। ठीक है, क्लोरोफिल कैप्चर द सनलाइट और फिर इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके वो आगे भेजता है। वो डिटेल में प्रोसेस होता है जो हम 11th में पढ़ेंगे, हाउ दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन। सेकेंड स्टेप होता है कन्वर्जन। किसका? लाइट एनर्जी का। क्यों? क्योंकि हमने लाइट एनर्जी ही तो ली है, तो उस लाइट एनर्जी को पहले हमें केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। तो ये सेकेंड स्टेप आपका, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। एंड इसके साथ में एक स्टेप और होता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, ये वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग हो जाती है। किस किस में होगी? इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम में। ठीक है, तो रिएक्शन हम इसके साथ में लिखेंगे एक, ये H2O है। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल है, ब्रेक डाउन हो जाएगा, 2H2O होते हैं, तो 4 हाइड्रोजन बनेंगे अपने पास, मतलब आयन बनेंगे, प्रोटॉन्स इनको हम बोलते हैं, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन अपने पास रिलीज़ हो जाएंगे जो आगे काम आते हैं, प्लस यहाँ ऑक्सीजन जो है वो स्टोमेटा के थ्रू रिलीज़ हो जाती है। ठीक है, अब ये आएगा थर्ड स्टेप का। थर्ड स्टेप क्या है? रिडक्शन ऑफ। अभी तक तो वाटर का काम हुआ, अब CO2 का क्या होगा? CO2 का रिडक्शन हो जाता है। क्या कौन करेगा? वाटर। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन हमें वाटर ने दिया। ठीक है, हाइड्रोजन सॉरी वाटर ने दिया। तो रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, या हम कहें ग्लूकोज में या कार्बोहाइड्रेट, कुछ भी कह लो, एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ भी हमें रिएक्शन लिख सकते हैं। तो यहाँ रिएक्शन लिखेंगे CO2 प्लस जो यहाँ हाइड्रोजन रिलीज़ हुए थे वो यहाँ काम आ जाएंगे। ठीक है, वो आ जाएंगे और बनेगा हमारे पास C6H12O6, या हम कहें ग्लूकोज मॉलिक्यूल अपने पास बन के रेडी हो जाएगा। तो ये तीनों स्टेप्स हैं जिनके बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता, और ये तीनों स्टेप जो ऑर्डर में होने ज़रूरी है। लेकिन एनसीईआरटी में जैसे इसके बाद एक पैराग्राफ दिया हुआ है, देयर इज़ नो नेसेसरी कि ये एक के बाद एक ही हो, जस्ट वन आफ्टर अनदर ही हो सकता है 2 स्टेप हो जाए, तीसरा बाद में हो, एक हो जाए दूसरा और तीसरा बाद में हो। तो ऐसा नहीं है कि हैंड टू हैंड होना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे एग्जांपल अपन ले सकते हैं इसके लिए, डेजर्ट प्लांट जो इस चीज़ को वेरीफाई करता है। आपके डेजर्ट प्लांट में क्या होता है? क्या होता है डेजर्ट प्लांट में कि वो गैसेस तो एब्जॉर्ब करके रख लेते हैं रात में। ठीक है,
क्यों? क्योंकि उनके स्टोमेटा रात में ओपन होते हैं, ठीक है। दिन में तो वो ओपन ही रखते हैं वाटर लॉस होने से बचाने के लिए। तो स्टोमेटा ओपन एट नाइट, ठीक है। उन्होंने गैस अब्जॉर्ब कर ली और क्या करते हैं, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि सनलाइट तो होती नहीं है तो ग्लूकोज तो बन ही नहीं सकता। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बना के लॉक कर लेते हैं। फिर क्या होता है, डे टाइम में जब सनलाइट अवेलेबल होती है, देन सनलाइट विल एक्ट अपॉन दैट इंटरमीडिएट एंड देन ब्रोकन डाउन, उसको ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज बना लेते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जो भी इनको रिक्वायरमेंट होती है अपने ग्लूकोज की वो तो अपने ये खा पी लेते हैं, लेकिन क्या होता है, बच्चे कुछ का क्या होगा, बच्चा कुछ बॉडी में स्टोर हो जाता है। जैसे अपनी बॉडी में अपन ने एक्सेस में खाया, ठीक है, जो अपनी बॉडी में बचा हुआ वो अपने फैट के फॉर्म में जमा हो गया, ठीक है। तो आपके एनसीईआरटी में लास्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है इसको कि प्लांट्स के अंदर जो रिमेनिंग फूड है वो स्टार्च के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाता है इन द प्लांट, ठीक है। बनता ग्लूकोज के फॉर्म में है, ठीक है, ये अपन ने कई जगह देख लिया, यहाँ पे बनता ग्लूकोज के फॉर्म में है, स्टोर स्टार्च के फॉर्म में होता है। व्हाट अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जब हम ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे, ठीक है। अगर हम एनिमल्स की मतलब अपनी ही बात कर लें, क्योंकि हमें ह्यूमन बीइंग या डिटेल में करना है, ह्यूमन बीइंग के केस में जो एक्स्ट्रा फैट है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, वो सब हमारी ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। और जब भी हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे हमने फास्ट किया, खाना खाया ना ही नहीं है, तो खाना तो खाया ही नहीं, तो एनर्जी कहाँ से आएगी, तो वो ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन से ग्लूकोज रिलीज़ करता है ब्लड में, उससे हमें आराम से 2-3 दिन तक एनर्जी मिल सकती है। तो ऐसा नहीं है कि हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारा लाइफ नहीं चलेगी, तो हम 1-2 दिन 3 दिन आराम से बिना खाना खाए रह सकते हैं, इतनी एनर्जी हमारी बॉडी में ऑलरेडी स्टोर होती है। तो ये सब हो गया आपका तीनों स्टेप्स के बारे में। अब इस स्टेप्स के साइड में ही आपको एनसीईआरटी का डायग्राम दे रखा है लीफ का क्रॉस। अब आजकल जैसे बोर्ड एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हुआ है, एग्ज़ाम में हमसे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो इस बोर्ड एग्ज़ाम में लीफ के क्रॉस सेक्शन से क्वेश्चन आ सकता है। डायग्राम्स का डायग्राम बना हुआ आ गया, आपको सारी लेबलिंग को ABCD करके मार्क कर दिया, आपको आइडेंटिफाई करना होगा, ठीक है। या फिर किसी भी पर्टिकुलर पार्ट का फंक्शन पूछ लिया आपसे, उस तरह से पता होना चाहिए। तो बेसिक जो चीज़ें हैं वो अपर लोअर एपिडर्मिस दे रखी है, स्टोमेटा दे रखे हैं, ठीक है। इसके अलावा दे रखा है उसमें क्लोरोप्लास्ट और मेसोफिल सेल, ठीक है। मेसोफिल सेल यहाँ पे इस टाइप की सेल दे रखी है, ठीक है, जिसके बीच में यहाँ पे ग्रीन कलर का क्लोरोप्लास्ट है ना, अपन ने देखा होगा वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है। तो इन मेसोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट लॉक रहता है। इसके अलावा सर्कुलर में भी है अपने पास सेल्स, वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है। बीच में जो स्पेसेस हैं उनको अपन ने एयर स्पेस बोल दिया है, तो गैस जो बनेगी रिलीज़ होगी वो कहाँ जाएगी, तो ये एयर स्पेसेस के हो गए। लोअर और अपर एपिडर्मिस में अपने पास स्टोमेटा है। स्टोमेटा का फंक्शन क्या है, स्टोमेटा के 2 फंक्शन हैं, एक तो गैसेस एक्सचेंज, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का रिमूवल जो होता है वो इसके थ्रू होता है। एक होता है एक्सेस वाटर को इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स इवेपोरेशन के थ्रू बाहर निकाल देता है, तो एक्सेस वाटर लॉस हो जाता है इवेपोरेशन के थ्रू स्टोमेटा से ही। थर्ड फंक्शन हम कह सकते हैं प्लांट्स का टेम्परेचर मेंटेन करता है वाटर लॉस के थ्रू, तो टेम्परेचर कूल रखता है, प्लांट का मेंटेन करता है। तो ये अपने फंक्शंस हैं जो अपन को लिखने हैं स्टोमेटा के फंक्शन में, ये भी आपका 2 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है। तो ये अबाउट ऑल क्रॉस सेक्शन हो गया, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट देखने वाले हैं कि कैसे स्टोमेटा ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं, या स्टोमेटा से काम क्या होता है अपना। तो फर्स्ट चीज़ है स्टोमेटा की डेफिनेशन, व्हाट आर स्टोमेटा। तो ये तो हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। स्टोमेटा आर द टाइनी ओपनिंग्स प्रेजेंट ऑन द लीफ सरफेस, जिसके थ्रू अपना गैसेस एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो वो अपन को सबको पता ही है स्टोमेटा। अब यहाँ स्ट्रक्चर अगर अपन देखना चाहें तो स्टोमेटा का स्ट्रक्चर जो है वो किडनी शेप के अपने पास गार्ड सेल हैं दोनों। तो एक स्टोमेटल ओपनिंग होती है जिसको कि गार्ड सेल कवर करके रखती हैं। तो ये तो है आपकी गार्ड सेल, ठीक है। ये जो ओपनिंग है इसको अपन बोलते हैं स्टोमेटल पोर या स्टोमेटा इसको बोल सकते हैं, ठीक है। इसके चारों तरफ हमें सेल, सब्सिडरी सेल या कंपेनियन सेल जो कवर करके रखती हैं उसको अपने सब्सिडरी सेल्स या कंपेनियन सेल्स, ठीक है, एपिडर्मल सेल्स उसको अपन नाम दे देते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ स्पेसिफिक मैं आपको बताना चाहूँगी, यहाँ पे जो होते हैं क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट यहाँ प्रेजेंट होता है गार्ड सेल के अंदर, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ दे रखी है एनसीईआरटी में ऑरेंज कलर से, जिसको अपन कह सकते हैं उसका न्यूक्लियस है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इसका न्यूक्लियस दे रखा है, इसको मैं थोड़ा सा डार्क कलर से बनाया था जिससे आपको स्पेसिफिक हो जाएगा। ये न्यूक्लियस है किसका, गार्ड सेल का, होना ही चाहिए ना, गार्ड सेल में तो न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो ये उसका न्यूक्लियस दे रखा है। अब ये स्टोमेटा ओपन है, क्लोज स्टोमेटा का डायग्राम भी है उसके साथ में, तो आप उसकी लेबलिंग तो सेम ही रहेगी, तो इस तरह से आप उसको लेबल कर सकते हैं।
तो ये 4-5 लेवलिंग है जो उसमें रहती है, स्टोमेटल ओपनिंग, गार्ड सेल, सब्सिडरी सेल, न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये 5 है, इसके अलावा कोई ओपनिंग हमको इसमें डांस के अकॉर्डिंग कोई भी और लेवलिंग नहीं करनी है। क्लियर। चलिए, अब स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग कंट्रोल कैसे होती है वो हम देखने वाले हैं। जब पानी इनफ्लक्स होता है, इनफ्लक्स मतलब जब पानी अंदर जाएगा, ठीक है, अंदर जाता है तो क्या होता है, अपनी बॉडी में अगर पानी भर दो या किसी बैलून में देख लो, अपन पानी भर दें बैलून में, बहुत सारा पानी भर दें तो क्या होगा, बैलून फूल जाएगा, इन्फ्लेट हो जाएगा। ठीक है, तो सेम लाइक दैट यहाँ अगर एक्सेस वाटर इन चला जाता है, इन्फ्लक्स हो जाता है तो गार्ड सेल स्वेल कर जाती है। तो गार्ड सेल जब स्वेल करेंगी तो स्टोमेटा ओपन होता है, ये ध्यान रखना। गार्ड सेल स्वेल करेंगी तो स्टोमेटा ओपन हो गया। ठीक है, जैसे यूँ है गार्ड सेल आपकी, तो ये खुल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर क्या होगा, वाटर लॉस हुआ इन सेल्स के थ्रू, अगर वाटर लॉस होगा तो गार्ड सेल श्रिंक करेंगी, और श्रिंक करेंगी तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। तो ये आपका 2 मार्क क्वेश्चन है, हाउ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द गार्ड सेल या ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज़ कंट्रोल्ड बाय द गार्ड सेल। तो उसमें हम ये एक्सप्लेनेशन विद द डायग्राम हम लिखेंगे। बायो में आपको ये याद रखना है, जब भी आपसे पूछा जाए कोई क्वेश्चन और अगर उस डायग्राम है वहाँ सपोर्ट करने के लिए, तो बिना बोले वो डायग्राम आप वहाँ बना देंगे। ठीक है, मतलब मार्क्स एक्स्ट्रा ना मिले हो सकता है, बट इम्प्रेशन बहुत अच्छा आता है एग्जामिनर के ऊपर। अब प्लांट्स को फूड बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए थी, वाटर चाहिए था, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट बनता है इससे तो, लेकिन व्हाट अबाउट अदर सब्सटेंसेस जो प्लांट को बॉडी बिल्डिंग में काम आएगा। बॉडी बिल्डिंग के लिए क्या चाहिए होता है, प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स बनाने के लिए क्या चाहिएगा हमें, नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन कैसे लेगा प्लांट, ठीक है, तो प्लांट नाइट्रोजन लेते हैं, डायरेक्ट नाइट्रोजन तो ले नहीं सकते गैस फॉर्म में, तो प्लांट इनऑर्गेनिक फॉर्म में नाइट्रोजन लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट एंड नाइट्राइट लेते हैं बाय द सॉइल। अब ये कन्वर्जन का काम कौन करता है, बैक्टीरिया हैं अपने पास ये काम करने के लिए। तो कुछ बैक्टीरिया हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जिनको अपन बोलते हैं, who just convert the atmospheric nitrogen into nitrate and nitrate so that the plant can absorb them, utilize them for the production of proteins and amino acid, उनको वो बना सकें, यूटिलाइज कर सकें। तो ये भी आपसे 1 मार्क क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सेकंड है इंसेक्टिवोरस प्लांट, जैसे इंसेक्ट क्यों खाते हैं, है ना, ये भी एक बार इनडायरेक्टली क्वेश्चन आता है, इंसेक्टिवोरस प्लांट इंसेक्ट्स क्यों खाते हैं। तो बाकी सब तो ठीक है, लेकिन इंसेक्ट से क्या मिलता है उनको, प्रोटीन मिलता है। ठीक है, तो वो अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इंसेक्ट्स खाते हैं। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, हमने टॉपिक आज कवर कर लिया है। सो आई होप यू ऑल विल लाइक इट। जस्ट कोई प्रॉब्लम हो, किसी को कुछ डाउट हो, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। एंड चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स, जस्ट टू अंडरस्टैंड द थिंग्स और कॉन्सेप्ट्स इन द ईजी एंड स्टूडेंट फ्रेंडली मैनर। Bye bye.